चलते हैं और हम बात करते हैं आनंद टंडन जी से, जो बाज़ार के बहुत पुराने इन्वेस्टर हैं, ऑब्जर्वर हैं और 2 ही मिनट में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैक्रोस को भी देखते हैं और माइक्रोस को, स्पेसिफिक स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा। ऑल राइट, आनंद टंडन हमारे साथ आ गए। आनंद, मैं आपसे डे टू डे मार्केट पे हम डिस्कस करते हैं, बट एक बार आपसे एक पॉइंट पे मैं रिस्पॉन्स लेना चाहूँगा। अभी प्रियंका और मैं हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे छोटे शहरों में, नॉन मेट्रोज में बहुत सारे कैटेगरीज में बड़ी सॉलिड डिमांड आ रही है। लखनऊ में जब मैं जाता हूँ तो लग्जरी शोरूम्स एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं, चाहे वो मर्क, बीएमडब्ल्यू, अच्छी डिमांड की बात आ रही है। ऑनलाइन रिटेलर्स बता रहे हैं कि एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक्स की डिमांड स्मॉल टाउन्स में आ रही है, जबकि मेट्रोज में ये सेंस आ रहा है कि एक अर्बन स्लो डाउन आ रहा है। क्योंकि आप तो फर्स्ट हैंड, मुझे याद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कई साल पहले आपने डिसीजन लिया था कि मैं बॉम्बे से हैदराबाद जाके वहाँ से मार्केट देखेंगे और बहुत ही क्वालिटी लाइफ, थोड़ी डीप लाइफ, आप पढ़ने लिखने का आपको ज़्यादा मौका मिलता होगा, यहाँ नॉइजी है मामला। सो आपका क्या व्यू है कि जो नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं वो किस तरह से कंजम्पशन कैटेगरीज को राइड कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ कि इस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। मैं हैदराबाद में कई साल पहले शिफ्ट हो चुका हूं और हैदराबाद को भी मैं मेट्रो मानूंगा। हालांकि वो बम्बई के कंपैरिजन में उतना बड़ा शहर नहीं है, लेकिन हमारी भी आबादी यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर है और इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से बम्बई से शायद कहीं बेहतर है। लेकिन आपने सही कहा कि अगर आप कंजम्पशन पैटर्न देखेंगे तो ऑब्वियसली जब भी स्लो डाउन होता है तो उसका ज़्यादातर इम्पैक्ट लोअर सेक्शन पे होता है। जहाँ पर पैसे ज़्यादा हैं वहाँ पर थोड़ा सा पैसा कम होने के कारण या आमदनी कम होने के कारण कोई अपना खर्चा कम नहीं कर देता है। तो ऑब्वियसली ऐसे माहौल में अगर कोई भी लग्जरी एंड पे आइटम होगा तो वहाँ पर खर्चा बरकरार रहेगा, बल्कि शायद कुछ हद तक बढ़ जाए, क्योंकि अभी आजकल आप बाहर नहीं जा सकते, इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते, तो खर्चा भी शायद लोकल मार्केट में ही हो जाता है। जबकि जो थोड़ा कम आमदनी के लोग हैं वहाँ उनके लिए थोड़ी सी तंगी हो जाती है, दाम बढ़ रहे हैं, आमदनी बढ़ नहीं रही है और इसके साथ साथ बहुत लोगों की आमदनी खत्म भी हो चुकी है। अगर हम कह रहे हैं फॉर्मलाइजेशन हो रहा है भारतीय इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का, और उसके कारण जीएसटी बढ़ रहा है, तो वो भी खर्चा फाइनली कंज्यूमर के पॉकेट से ही निकल रहा है। तो ये सब लेके ये जरूरी है कि जब तक ओवरऑल वाइड स्प्रेड जीडीपी ग्रोथ नहीं आती है तब तक ये कहना सही रहेगा कि लग्जरी के एंड पे आपके मार्केट बरकरार रहेगा, लोअर एंड पे थोड़ा सा तंगी ही रहेगी। ये आप रियल एस्टेट में भी दे सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल पिछले कई सालों से, बल्कि मैं कहूँगा, हालांकि आजकल बात हो रही है रियल एस्टेट की इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग, हैदराबाद जैसे शहर में पिछले 4 साल से आप देखें तो रियल एस्टेट के दाम दुगने हो चुके हैं। तो क्योंकि यहाँ पर गिरावट पहले आई थी तो यहाँ पे बढ़त भी कई सालों से बरकरार है और अभी भी डिमांड काफी तगड़ी है। आनंद, आप मैक्रो को भी देखते हैं, मैं आपसे स्टॉक्स और सेक्टर्स पे कॉल लूंगा, बट एक मैं आपसे व्यू ये लेना चाह रहा हूँ कि वॉर का मैटर, इनफैक्ट गूगल सर्च, मैं देख रहा था कि वॉर रिलेटेड गूगल सर्च का डेटा बहुत डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रहा है और अभी बाजार की एक नई वरी आ रही है। बाजार हमेशा कुछ नई चीज़ को ढूंढ लेता है वरी करने के लिए और फिर वॉल ऑफ वरी को क्लाइंब करता है, लेकिन और ग्रोथ धीमी होती हुई और इन्फ्लेशन ज़्यादा स्टिकी होता हुआ, ये एक नई वरी आ रही है। बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं और ये कहते हैं कि अगर ऐसा माहौल बाहर थोड़ा चलता रहा तो एक्विटीज़ के ऊपर के गेंस पे कैप्ड रहेंगे गेंस। एक्विटीज़ ऐसे हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ माहौल में कैसा बिहेव करते हैं, और आपका क्या व्यू है इस इशू पे? तो देखिए, ये एक तरफ से कई लोग ये मानते हैं कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उससे इक्विटी भी बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो साथ साथ बाजार भी बढ़ता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये कहना, इसके बराबर कहना है कि जब हम टेम्परेचर, अगर आप थर्मामीटर में आपको टेम्परेचर ज़्यादा नहीं दिख रहा है तो आप उसको गर्म कर लें तो इकोनॉमी भी गर्म हो जाएगी। बेसिकली जब इंटरेस्ट रेट अपने आप घटा के रखा हुआ है और जीडीपी बढ़ नहीं रही है उतनी रफ्तार से जितनी बढ़नी चाहिए, तो ये माहौल कोई बहुत अच्छा नहीं है। और स्पेशली जब इन्फ्लेशन, आपने जैसे कहा कि वो काफ़ी कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। भले आरबीआई या कोई यूएस फेड बोले कि हाँ इन्फ्लेशन जो है वो टेम्पररी है, ये कोई टेम्पररी बात नहीं है, बल्कि अगर आप ग्लोबल मैक्रो देखें
कई सालों से हमारा जो ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड था वो रुक गया था और अब शायद कुछ हद तक डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ चल रहा है। ग्लोबलाइजेशन एक सिंगल कारण था जिसके कारण जो इन्फ्लेशन था वो कंट्रोल में रहा था, क्योंकि आप कहीं भी सस्ता माल खरीद सकते थे और उसको आप आयात कर सकते थे। जैसे जैसे आप बैरियर्स टू ट्रेड बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आपके इम्पोर्ट टैक्सेस बढ़ेंगे और जैसे जैसे आप आत्मनिर्भर कर की बात करेंगे वैसे वैसे आपका खर्चा भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि अगर आप पहले कॉम्पिटिटिव होते थे तो आपको वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको जब प्रोटेक्शन चाहिए इसका मतलब आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं है, और अगर आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं है और उसके बावजूद आदमी को खरीदना पड़ रहा है, ग्राहक को खरीदना पड़ रहा है, वो इसलिए है क्योंकि आपका दाम बढ़ाया गया है इम्पोर्ट टैरिफ लगा के, तो वो दाम जो है वो इकोनॉमी में आएगा ही। तो मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन इज हियर टू स्टे, हाई इन्फ्लेशन इज हियर टू स्टे। आरबीआई इज बिहाइंड द कर्व। आरबीआई को बहुत दिन पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना चाहिए था, लेकिन वो इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि जीडीपी ग्रोथ जो है वो उतनी अर्थव्यवस्था में बढ़ नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए। तो ये वक्त ऐसा है कि अगर ग्रोथ नहीं आ रही है, आपके अर्निंग्स एस्टिमेट बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप माइक्रो लेवल पर देखें, जो एनालिस्ट ने एस्टिमेट लगा के रखा हुआ है कि इस साल बहुत अच्छे नंबर आएंगे, अगले साल भी उसके पश्चात 20% और बढ़त आएगी, तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि या तो आपके मार्जिन स्क्वीज हो जाएंगे क्योंकि आपका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, और अगर आपने दाम नहीं बढ़ाया वॉल्यूम को बरकरार रखने के लिए तो आपके मार्जिन स्क्वीज हो जाएंगे। तो ये अर्निंग्स ग्रोथ जो आप दिखा रहे हैं वो होने वाली नहीं है। जैसे कई साल पहले, पिछले साल को छोड़ के अर्निंग्स ग्रोथ बिगनिंग ऑफ द ईयर में हाई दिखती थी और उसके बाद कम होती जाती थी। मेरा मानना ये है कि इस साल भी वही रहेगी, और इसके कारण आपका बाजार के ऊपर प्रभाव जरूरी पड़ेगा कि ऊपर की तरफ जब भी जाएगा तो थोड़ी सी रुकावट आएगी। आनंद, आप ये तो कह रहे हैं कि ठीक है आरबीआई ने दाम परसेंटेज नहीं बढ़ाया, ब्याज दरें नहीं बढ़ाई हैं और हो सकता है कॉर्पोरेट अर्निंग पे प्रेशर दिखे, लेकिन ये बात भी उतनी इंपॉर्टेंट है कि आईएमडी और स्काईमेट दोनों ये भी कह रहे हैं कि इस बार फिर से मानसून नॉर्मल रह सकता है। कुछ फ़र्क पड़ेगा आपकी इस बात से अगर ये आईएमडी ये कहता है कि हाँ नॉर्मल मानसून होगा? देखिए, एक चीज फायदा हो सकता है कि इस बार क्योंकि ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस हाई हैं और हम काफी सारा वीट खरीदते हैं, तो अगर हम वीट खरीद के और उसको ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकें तो उसमें आपको शायद पहली बार फायदा हो जाए। अभी तक जो है हम हमेशा जब भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज खरीदते हैं तो उसको स्टोरेज, उसका कॉस्ट ऑफ होल्डिंग और उसके बाद उसका पीडीएस में बेचना, सब में नुकसान होता है। क्योंकि हमने इस बार थोड़ा सा एक्सपोर्ट किया है क्योंकि यूक्रेन के कारण बहुत ज़्यादा दाम बढ़ चुके हैं। अगर हम उसको जल्दी से एक्सपोर्ट करके उतना कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट न लगाएं तो शायद इस बार एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में थोड़ी सी आपको मुनाफा हो सकता है, और इसका मतलब ये होगा कि एक्चुअली एग्रीकल्चरल ग्रोथ अच्छी हो सकती है, एग्रीकल्चर की आमदनी अच्छी हो सकती है और शायद इसमें फार्मर्स को फ़ायदा हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि डोमेस्टिक प्राइसेस नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन हाई है और फूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन भी काफ़ी रहता है। तो ये एक मतलब आपको एक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर मानसून अच्छा रहा और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अच्छे दाम पे बिक गए तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव हो जाएगा रूरल इकोनॉमी के लिए। गुड आफ्टरनून, प्रियंका यार। एक और बड़ा जो डोमेस्टिक ट्रिगर है वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, और अब से नहीं, बाजार तो काफी समय से इसे फोकस कर भी रहा है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जीआरएम्स बढ़ने का एक आपको क्लियर इंपैक्ट रिलायंस की चाल से दिखाई दे रहा है। एफएमसीजी पे डेंट पड़ने की उम्मीद है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शायद यहाँ से मार्जिन प्रेशर हो सकता है। अगर आपने कुछ रीडिंग्स की हो कि किस तरह की कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक्सपेक्ट करनी चाहिए और कहीं से कोई पॉजिटिव सरप्राइज किसी सेक्टर से जहाँ आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज बाइंग की बनती होंगी? देखिए, अगर आप साल के पहले स्टार्टिंग से देखें तो देयर आर ओनली 2 सेक्टर जहां पे जो ड्राइव कर रहे हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स को। ओवरऑल सेंसेक्स या निफ्टी लेवल पे कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रहे हैं सिर्फ कमोडिटीज और यानी कि मेटल्स इन आर केस, और उसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि बैंक्स में एनपीए खत्म हो गए हैं, कॉर्पोरेट बैंक्स में देयरफॉर अर्निंग्स की काफी हद तक रिकवरी होने वाली है। बाकी जितनी अर्निंग्स है वो मोर और लेस जितने बैंड में थी उतनी ही है। इसमें से कौन से में पॉजिटिव ग्रोथ हो सकता है? अगर आप देखें मेटल्स के दाम जितना अनुमान के हिसाब से था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और अभी जो भी संकेत आ रहे हैं उससे लगता है कि वो और बढ़ के रहेंगे। सिमिलरली एनर्जी बास्केट में जितने भी आप दाम जो भी अज्यूम करके रखा था एवरेज एनालिस्ट ने, उसमें उससे कहीं ज़्यादा ऑलरेडी कच्चे तेल के दाम बढ़ चुके हैं, गैस के दाम बढ़ चुके हैं, और अगर उसको आप पास ऑन करना शुरू कर दें कंज्यूमर को तो वहाँ पे भी आपको मुनाफा जितना एस्टिमेट था उससे ज़्यादा हो सकता है। मेरे हिसाब से क्रेडिट ग्रोथ अभी तक खास नहीं आई है।
अगर क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होती है तो इंडस्ट्री फेसिंग बैंक्स में भी जो आपने अनुमान किया था शायद उसके करीब करीब आ सकता है। अदरवाइज वहाँ पे नेगेटिव सरप्राइज होने की संभावना है, बट फिर भी अगर वहाँ नेगेटिव सरप्राइज भी होगी उसके बावजूद अर्निंग्स ग्रोथ वहाँ पे पॉजिटिव रहेगी और काफी हद तक रहेगी, क्योंकि वहाँ पर आपका बेस बहुत कम था। बाकी सारे क्षेत्रों में जहाँ पे अनुमान बहुत ऑलरेडी एलिवेटेड था, आप समझ के चल सकते हैं कि वहां पे या तो मार्जिन प्रेशर ज्यादा हो जाएगा इसलिए अनुमान कम हो जाएंगे, या टॉप लाइन ग्रोथ उतनी होगी नहीं जितना लोगों ने अनुमान किया है और उसके कारण अर्निंग्स कम हो जाएगी। राइट आनंद, इस समय नेक्स्ट 18 से 24 महीने का व्यू लेके अपने पोर्टफोलियो किस तरह कंस्ट्रक्ट कर रखा है आपने? देखिए, हम ज़्यादा नियर टर्म ट्रेडिंग नहीं करते हैं, इसलिए हमारा जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा लॉन्गर टर्म रहता है। तो इसमें आपको कई पीरियड ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करता है। लेकिन अगर आपको मार्केट परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो चाहिए या आउट परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो चाहिए तो सबसे पहले आपको ये समझ के चलना चाहिए कि इस साल काफ़ी कठिनाई होने वाली है बहुत ज़्यादा पैसा बाजार से बनाने में। वॉलेटिलिटी हाई है, अगर आप टाइम कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर टाइम नहीं कर सकते हैं तो इसमें यही बेस्ट रहेगा कि इस साल आपकी जो एक्सपेक्टेशन है बाजार से वो काफ़ी हद तक सिंगल डिजिट में कर लें। हो सकता है कि 10-12% बन जाए, बट उससे ज़्यादा मुश्किल दिख रहा है इस वक्त। आपका स्टार्टिंग बेस काफ़ी हाई था, वो थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, लेकिन अभी भी उतने लेवल पे नहीं आया जहाँ पे आप कह सकते हैं कि बाजार सस्ता है। तो वॉलेटिलिटी आपकी बरकरार रहेगी। अगर आप 2-3 साल की बात करें तो फिर आपको वही सेक्टर देखने हैं जहां पर कंसिस्टेंट ग्रोथ आ सकती है, और वो जैसे वो आपको वही पुरानी सेक्टर्स में ले जाएगा, प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एफएमसीजी, फार्मा, मे बी केमिकल्स नाउ, तो उस तरह के क्षेत्रों में रह जाएगा। तो आपको अगर लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो लेना है तो ये गिरावट आपके लिए अच्छा टाइम है कि आप उस तरह के क्षेत्रों में निवेश कर सकते। राइट, श्योर। आनंद, ये जो सेकंड अभी जो अर्निंग्स आने वाले हैं, क्वार्टरली अर्निंग्स, क्या इसके अंदर मार्जिन प्रेशर का जो इशू है वो कंज्यूमर सेक्टर में आएगा? काफ़ी हद तक आपको मेटल्स में दिखाई देगा, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी मेटल यूजर्स हैं, क्या ये पूरी तरह फैक्टर इन हो गया है, या अभी जब रिजल्ट्स आना शुरू होंगे तब उन सारे सेक्टर्स जहाँ जहाँ मार्जिन इशू का एक्सपेक्टेशन है वो और दबाव में आ सकते हैं? सीमेंट भी एक ऐसा स्पेस है। मेरे हिसाब से अभी तक मार्केट में जो करेक्शन देखा है वो ज्यादा मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हुआ है, क्योंकि तेल के दाम बढ़ गए हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं, और ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी काफी हो गई है ग्लोबली। अर्निंग्स का कोई प्रभाव मुझे नजर नहीं आता है। अभी भी जो है जोटी कंपनियां निवेशक खरीद रहे हैं और ये अनुमान लगा के चल रहे हैं कि जिस तरह की ग्रोथ पिछले 2-3 सालों में आई है वो बरकरार रहेगी। तो अगर मार्केट में अगर मार्जिन प्रेशर नजर आना शुरू होता है और अनुमान से हटके अर्निंग्स में दबाव आता है तो नीचे की संभावना अभी भी खुली हुई है मेरे हिसाब से। ऑलराइट, शुक्रिया बहुत बहुत आनंद, आज अपना समय देने के लिए, हमारे व्यूअर्स के साथ अपनी व्यूअर आउटलुक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए एक बार मार्केट्स पर